हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने 9th क्लास का, जिसका नाम है मोशन। मोशन मीन्स गति। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले हम थोड़ा सा मोशन के बारे में समझेंगे कि किन वस्तुओं को हम कहते हैं कि वो मोशन में हैं यानी कि गति में है, और किन वस्तुओं को हम बोलते हैं कि वो गति में नहीं है यानी कि, और जो वस्तु गति में नहीं है वो क्या है, वो विराम अवस्था में है यानी कि दैट थिंग इज़ एट रेस्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट इन मोशन इज सेड टू बी एट रेस्ट। जो वस्तु गति में नहीं है हम बोलते हैं कि वो विराम अवस्था में है। तो हम पहले यहाँ देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये वस्तुएं मोशन में हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। लेकिन कुछ वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं गति में, लेकिन फिर भी वो गति कर रही होती हैं, तब भी वो मोशन में होती हैं। तो हम वो पहले समझते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु मोशन में है और कोई वस्तु मोशन में नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, समय के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, यानी कि अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो एक वस्तु मेरे पास है, ठीक है, और 2 मिनट के बाद वो वस्तु मेरे से दूर किसी जगह पर चली जाती है, तो 2 मिनट में उस वस्तु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया, इसलिए मैं ये कहूँगी कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझना ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको पता है कि हम काफ़ी सारी वस्तुएं अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो कुछ वस्तुएं जिनमें से रेस्ट पे होती हैं, यानी कि सम ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, विराम अवस्था में हैं, एंड अदर्स आर इन मोशन, और कुछ दूसरी वस्तुएं गति में हैं। फॉर एग्जांपल गति में जो हैं, मोशन में जो हैं, उनका एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज। अब वेन्स एंड आर्टरीज क्या हैं? वेन्स एंड आर्टरीज हमारी बॉडी में जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो रक्त लेकर जाती हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से के पास, ठीक है, वो वेन्स एंड आर्टरीज हैं। आपको पता ही है ये तो कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स में बहता है, ठीक है, हृदय से यानी कि हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है ऑक्सीजन लेकर, और बाकी सभी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके हृदय में लेकर आता है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके फेफड़ों के थ्रू। ठीक है, तो अब इसमें से वीन्स कौन सी हैं? वीन्स वो रक्तवाहिनियाँ होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, यानी कि वो वीन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बॉडी पार्ट से इकट्ठा करके हार्ट तक लेकर आती हैं, और आर्टरीज वो हैं जो हार्ट से ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। तो ब्लड उनमें मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो ब्लड इज़ इन मोशन इन आर बॉडी। ठीक है, और उसका हमें पता भी चल सकता है कैसे, जब किसी को चोट लगती है तो ब्लड निकलकर बाहर आता है। ठीक है, पहले वो बॉडी के अंदर था लेकिन अब वो निकलकर बाहर आ रहा है, तो बाहर कैसे आ रहा है वो? क्योंकि वो गति में है, मोशन में है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, ग्रह, तारे और गैलेक्सीज जो हैं, ठीक है, ये सब भी गति में हैं, ये सब भी मोशन में हैं। तो हम जो है इन वस्तुओं को हम कहते हैं कि ये गति में हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है, वो अपने एक्सिस पर, ठीक है, अपने अक्ष पर भी वो गति कर रही है, लट्टू की तरह से घूम रही है, और साथ साथ सन के चारों तरफ भी वो घूम रही है, तो क्या आप बैठे बैठे एक जगह पर इस चीज़ को महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमें पता है उसके बारे में कि अर्थ मूव कर रही है। और वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है जब हम देखते हैं कि दिन होता है और फिर रात होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि सनराइज़ होता है और सनसेट होता है, तो फिनोमिनन ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय। इनसे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो गति में है। सूर्यास्त और सूर्योदय आप सबको पता होगा कि क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर गति कर रही है। ठीक है, इसलिए जब उसका गति करते करते घूमते घूमते जो हिस्सा उसका अर्थ के सन के सामने आ जाता है वहाँ पर सनराइज हो जाता है, ठीक है, दिन निकल आता है, और गति करते करते जो हिस्सा पीछे की तरफ चला जाता है यानी कि सन से अपोजिट है, ठीक है, वो वहाँ पर रात होती है। तो दिन रात ऐसे बनते हैं ना, और सनराइज़ और सनसेट भी ऐसे होता है। तो अब आप ये नहीं मतलब हम ये कहते हैं कि जो सनराइज़ है वो कहाँ से हो रहा है? पूर्व से हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, और जबकि सनसेट कहाँ हो रहा है? सनसेट हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में।
ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि, और हम देखते भी हैं कि सुबह तो सूरज जो है वो ईस्ट में था, पूर्व में था, और अब शाम को सूरज वेस्ट में आ गया, यानी कि पश्चिम में वो छुप रहा है। तो यहाँ पर सूर्य गति नहीं कर रहा है, यहाँ पर अर्थ गति कर रही है। ठीक है, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, जिसके कारण हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है और पश्चिम में छुप रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सनराइज और सनसेट। और दूसरी चीज़ जिससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो गति कर रही है और अर्थ की तरह से बाकी ग्रह भी गति कर रहे हैं, वो है चेंजिंग ऑफ सीजन्स। ठीक है, चेंजिंग ऑफ सीजन्स यानी कि मौसम में बदलाव, मौसम बदलते हैं, एक मौसम जाता है दूसरा मौसम आता है। और वो क्यों है? वो है क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, घूमते घूमते साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसके कारण मौसम बदलते हैं। तो ये गतियाँ इस चीज़ को प्रमाणित करती हैं, प्रूव करती हैं, ये जो घटनाएं हैं ये इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि अर्थ गति में है, अर्थ मोशन कर रही है, मोशन में है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हवा तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वायु हमें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी वो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, तो और हम ये भी कहते हैं कि वायु बह रही है, तो वायु बहते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम ये नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वायु मोशन में नहीं है, वायु गति में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको महसूस तो कर पा रहे हैं ना। जब वायु ठंडी हवा चलती है और हमसे आकर टकराती है तो हमें पता चल जाता है कि वायु बह रही है, यानी कि वो गति में है। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो एयर है वो मोशन में है, एयर जो है वो गति कर रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को प्रूव करती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं कि मिट्टी उड़ती है, अब मिट्टी अपने आप से तो उड़ेगी नहीं। ठीक है, वो उड़ेगी जब उस हवा उड़ाएगी उसको, हवा बहेगी जब। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लीव्स, मूवमेंट ऑफ लीव्स मीन्स पत्तों का हिलना, वो भी अपने आप से नहीं हिलेंगे। शाखाओं का हिलना पेड़ों पर, ये भी नहीं हिलेंगे। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े हम सूखने डालते हैं तो कपड़े हिलते हैं अगर वायु बह रही है तो ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि एयर इज़ ऑल्सो इन मोशन। ठीक है, अब एक चीज़ और है, कई बार हम जैसे मान लो आप किसी ट्रेन में जा रहे हो या किसी बस में जा रहे हो या अपनी कार में जा रहे हो, तो क्या होता है, आपके साथ जो लोग बैठे हैं आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि वो सभी रेस्ट पर हैं, यानी कि विराम अवस्था में हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, सड़क पर खड़े हैं, जो कि आपको गाड़ी में जाते हुए देख रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। उन लोगों के लिए हम गाड़ी में बैठे हुए जो कि अपने आप को विराम अवस्था में समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए हम गति अवस्था में हैं। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई एक वस्तु, ठीक है, जो दैट अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, जो एक व्यक्ति के लिए तो गति में है बट स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, विराम अवस्था में है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है, फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। ऐसा भी होता है ना, आप बस में बैठकर जा रहे हो तो जो साइड में ट्रीज लगे हुए हैं ना, पेड़ लगे हुए हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ गति कर रहे हैं, जबकि पेड़ तो गति नहीं कर रहे, पेड़ तो वहीं पर रुके हुए हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि पेड़ गति कर रहे हैं। ठीक है, एंड ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड साइड, और जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा हुआ है, साइड पर खड़ा हुआ है, उसे बस में बैठे हुए लोग गति करते हुए नज़र आते हैं, जबकि बस में बैठे हुए लोगों के लिए वो सभी एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती हैं कि गति जो है उसको महसूस किया जा सकता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि जो वस्तु हमारे लिए रुकी हुई है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो मोशन में हो, ठीक है, गति अवस्था में हो। अब इसके बाद है कि बहुत सारी मोशंस जो है ना वो बहुत जटिल होती हैं, बहुत सारी मोशंस, मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कम्प्लेक्स। ठीक है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अलग अलग तरह की मोशन भी होती हैं, गति भी अलग अलग तरह से होती है। एक गति कैसी है, बिल्कुल सीधे चलते जाना, आपका घर मान लो बिल्कुल सीधी रोड पर है, स्कूल से आप घर जा रहे हो, एक सीधी रोड है, आपका घर आ जाता है, तो आपकी गति कैसी है? आपकी गति है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप एक सीधी लाइन में, सरल रेखा में गति कर रहे हो। वाइल अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को घूम कर जाना पड़े, उनके लिए जो घर का रास्ता है स्कूल से
ठीक है, स्कूल से घर तक का रास्ता है वो गोलाई में हो। ठीक है, अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रोटेट करती हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको अर्थ का, या इसका और एग्जांपल है लट्टू का। ठीक है, एंड ए फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट मतलब दोलन करती हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। ठीक है, वो एक मध्य स्थिति के दोनों तरफ आता जाता है, दोनों तरफ गति करता है, मध्य स्थिति के दोनों तरफ। जैसे कि ये पेंडुलम है, ठीक है, तो ये पेंडुलम जो है वो कभी इधर जाता है और कभी वो इधर जाता है। ठीक है, लेकिन मेन जो स्थिति है उसकी ये रहती है, तो इसको वाइब्रेशन कहते हैं, इसको दोलन कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार एक ही वस्तु एक से ज़्यादा तरह की मोशन में होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको अर्थ का। अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर वो घूम भी रही है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ये हमारा सन है। ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर रोटेट भी कर रही है और साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी गति कर रही है। तो ये दो तरह की गति में है इस टाइम पर, रोटेशन में भी है ये, और ये किस में है, सर्कुलर मोशन में भी है, क्योंकि सन के चारों तरफ इसकी मोशन जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, तो एक ही वस्तु एक टाइम पर एक से ज़्यादा तरह की गति कर सकती है। तो अब हम जो है इससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ मोशन के बारे में सीखा कि मोशन क्या होती है, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको बुक में से रीड कर सकते हो। ये हमने करनी नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है इसमें से। आगे मैं आपको बताऊंगी मोशन के बारे में कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम मोशन की व्याख्या, गति की व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं कब कहूँगी कि कोई वस्तु गति में है, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है। ठीक है, मेरे पास थी, अभी वो 2 मिनट के बाद वो मेरे से दूर चली जाती है, तो वो वस्तु मोशन में है, गति में है। ठीक है, तो उसके लिए उस वस्तु की गति की व्याख्या करने के लिए मैंने एक पॉइंट चुना, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट थी मैं खुद। ठीक है, तो मैंने उस वस्तु की पोजीशन को, स्थिति को अपने तरफ से बदलते हुए देखा कि अभी तो वो मेरे पास थी, अब वो चलकर 2 मिनट के बाद दूर चली गई। तो यहाँ पर एक मूल बिंदु होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे ना कि हम किसी बिंदु से वस्तु को देखना शुरू करेंगे, तभी तो हम बताएंगे कि वो वस्तु मोशन में है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आप कोई एक मूल बिंदु का चुनाव करें। जैसे कि अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमारे स्कूल की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम। ठीक है, रेलवे स्टेशन से हमारे स्कूल की पोजीशन क्या है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये माना कि जो स्कूल है, गांव का स्कूल इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होगा, यहाँ पर ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। ठीक है, मान लो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और रेलवे स्टेशन से इस तरफ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, रेलवे स्टेशन के नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्कूल है। तो अब स्कूल की स्थिति बताने के लिए मैंने क्या पॉइंट चुना, मैंने पॉइंट चुना रेलवे स्टेशन का। ठीक है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन हमारा क्या है, रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रेलवे स्टेशन से ही बताना है कि आपका स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो कोई आता है बाहर से, आप उसको वो आपसे पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप उसको कुछ ना कुछ तो बताओगे ना कि आपका स्कूल किस तरफ है। ठीक है, मतलब आपने ये तो बता दिया कि आपका स्कूल मोहम्मदपुर झाड़सा में है, लेकिन मोहम्मदपुर झाड़सा में एक ही जगह तो नहीं है ना, वो तो बहुत बड़ा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ आओगे तो आपको हमारा स्कूल मिल जाएगा। जैसे आप कहोगे कि मेन रोड जो है, जो हाईवे है, हाईवे से आप एक गली में से बिल्कुल सीधा आ जाओ, वहाँ से निकलकर हमारा स्कूल है, ऐसे बताओगे ना आप। तो आपने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या चुना, यहाँ पर आपने रेफरेंस पॉइंट चुना वो हाईवे। ठीक है, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो किसी भी वस्तु की गति को एक्सप्लेन करने के लिए।
इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में गति के बारे में हम पढ़ेंगे, एक सरल रेखीय गति के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सबसे सरल तरह की, सबसे सिंपल तरह की गति होती है। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे सरल तरह की गति। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से इसकी व्याख्या करेंगे। मान लो हम एक वस्तु देख रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु ये है हमारी, उसको हमने लिया कि वो एक, ये वाला हमने लिया ये एग्जाम्पल कि वस्तु जो है ना वो ये सरल रेखा में चल रही है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, इधर शुरू किया, और यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ओ। ठीक है, तो ये वस्तु जो है सी से होकर बी पर जाती है, फिर बी से होकर ए पर पहुँचती है। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद जैसा यहाँ पर भी लिखा है, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। अलग अलग पल में, इंस्टेंट मतलब पल या क्षण, अलग अलग क्षण में वस्तु की जो पोजीशन है, ठीक है, वो ए बी और सी, मतलब रास्ते में बता रहा है कि वो ए पर बी पर ओ से चलने के बाद वो पहले सी पर गई, फिर बी पर गई और फिर ए पर पहुंचेगी। ठीक है, तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सी से होती हुई बी पर जाती है और ए पर पहुंच जाती है। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, एंड रीचेज सी थ्रू बी। यहाँ तक पहुँचने के बाद, ए तक पहुँचने के बाद वो वापस आती है इसी रास्ते से, और वो इस रास्ते से होती हुई ओ पर पहुँच जाती है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हम दो राशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो दो टर्म्स या वो दो राशियाँ क्या हैं, वो दो राशियाँ हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वो क्या है, डिस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा वर्ड है डिस्टेंस। ठीक है, आप सिर्फ अभी तक डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ते हो थे, और डिस्टेंस का मतलब है दूरी, और एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को भी हम दूरी ही कहते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करेंगे ना, हम डिस्प्लेसमेंट को भी दूरी ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन। तो अब आपको इन दोनों राशियों में फ़र्क समझना है, वो मैं आपको यहीं से समझाऊंगी फ़र्क। ठीक है, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये, हमारी दो भौतिक राशियां हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना। एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। अब आप समझो इसको। ठीक है, तो जो वस्तु है ना, उसने ओ से चलना शुरू किया, ओ से चलकर वो ए तक गई। ठीक है, ओ से चलकर ये वस्तु ए तक गई, और ए तक पहुंचने के बाद ये वापस आ गई ओ पर। तो इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक स्थिति। आरंभिक स्थिति क्या थी उसकी, आरंभिक स्थिति ये थी, इसको मैं आई से लिख दूँ। ठीक है, इसको मैं आई से लिख देती हूँ, आरंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पॉइंट। और अंतिम स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति भी यही थी, और इसको मैं फाइनल पोजीशन है इसलिए मैं इसको एफ से लिख देती हूँ। अब आप देखो और सोचो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ज़ीरो, क्योंकि वही आई है और वही एफ है। तो एफ माइनस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, टोटल इस गति में जब वस्तु ओ से ए पर जाकर वापस ओ पर आ गई, रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारी ज़ीरो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो वास्तव में आपने दूरी चली वो है डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल पाथ यू हैव कवर्ड, एक्चुअल जो रास्ता है जो आपने नापा, जो आपने चला, वो है डिस्टेंस। तो आपने टोटल कितना चला, ये किस में दिया हुआ है हमारा, किलोमीटर में। आप ज़ीरो से चलकर कहाँ तक गए, 60 किलोमीटर चले, और 60 किलोमीटर से फिर 60 किलोमीटर चलकर वापस आप यहाँ आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली, 60 + 60 इज इक्वल टू 120। 120 किलोमीटर आपने डिस्टेंस जो है वो चली है।
ठीक है, आप देखो कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है हमारी 120 और डिस्प्लेसमेंट है 0। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि फ़र्क समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना है आपने, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। आप जो है आप एक लिफ्ट से नीचे वाले फ्लोर से, ठीक है, नीचे वाली मंजिल से, या आप कह दो कि पहली मंजिल से आप 5वीं मंजिल पर गए एक लिफ्ट से, ठीक है, और एक दूसरा आपका जो फ्रेंड है ना वो सीढ़ियों से होकर गया। तो अगर मैं बात करूँगी ना डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो उसने ज़्यादा चली है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी तो डिस्प्लेसमेंट आप दोनों की बराबर है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल और 5th फ्लोर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम दूरी है, वो तो वही लिफ्ट वाली ही है, ठीक है। ये आपका जो है फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इसके बीच में लिफ्ट तो ऐसे ही जाती है ना सीधी, तो इसके बीच में जो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही है, सबसे कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो इनमें गैप है वो तो यही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों की बराबर है, चाहे आप लिफ्ट से गए और आपका फ्रेंड सीढ़ियों से गया, ठीक है, आपका फ्रेंड सीढ़ियों से गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और आपके दोनों की बराबर है, लेकिन डिस्टेंस पक्का इसी ने ही ज़्यादा चली है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, कम कभी नहीं होगी। डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, या तो उसके बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा ये सारा जो भी इसमें दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से आप इसकी रीडिंग करोगे, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। हो सकता है कि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज बताया हो। मैंने क्या बताया है, मैंने आपको 0 से O से A तक जाना और A से वापस O पर आना, ये बताया है। इसमें हो सकता है कि कुछ बताया हुआ कि O से C पर गए और C से O पर गए। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, मान लो आप रुक गए O से आप C पर गए और आप रुक गए यहाँ पर, आपने मतलब आधा घंटा जो है ना आराम कर लिया, फिर आप फिर चले, फिर आप जो है वो B पर गए, ठीक है। B पर आप 5 मिनट रुके, आपने पानी वानी पिया, तो फिर आप फिर A पर चले गए। तो आप चलते गए, पहले आप 25 किलोमीटर चले, फिर 25 से 35 यानी कि 10 किलोमीटर और चले, और फिर 35 से 60 यानी कि आप कितने किलोमीटर और चले, 25 किलोमीटर और। तो 25, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ ना 0, 5, 10, तो भी आप बता सकते हो 25 + 10 + 25 बराबर 60। आपने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 60 है और डिस्टेंस भी 60 है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है हमारा O और फाइनल पॉइंट है हमारा A। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो भी 60 है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी 60 है। तो यहाँ आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। आप इस टॉपिक को पूरे को अच्छे से रीड करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा ये। इसके बाद जो है हमारे ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस चली, थोड़ी सी दूरी चली। कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? क्या इसकी 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आपको ये नहीं बताया उसने, क्वेश्चन देने वाले ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक गई, ठीक है, जाकर वापस आई या नहीं आई। आपको सिर्फ उसने पूछा है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे येस इट कैन बी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। और इफ़ येस अगर हो सकती है तो आपको आंसर जो है अपना एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल से। तो आप एग्जाम्पल बता दो कि मैं स्कूल से घर गया, ठीक है, या फिर सिंपल, या हम कहेंगे कि हम सुबह मॉर्निंग में निकले 7:30 पे, या टाइम भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह स्कूल से घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो इस दौरान जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी वो थी 0,
आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो इसी तरह का, ठीक है। या आप कह सकते हो कि मैंने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और मैं घूमते घूमते उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0, ठीक है। या आप और एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ कि जो घड़ी की सुई है, ठीक है, जब वो 12 पर पहुँच जाती है तो 12 से चलते चलते वो चक्कर काट कर दोबारा 12 पर आती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल से अपना आंसर सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। जो फार्मर है ना, उसका खेत है स्क्वायर शेप में, ठीक है, और उसकी साइड है 10 मीटर, ये उसका खेत है स्क्वायर, ठीक है, और उसकी साइड है एक 10 मीटर। वो उस बाउंड्री का चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। उसने टाइम कितना लिया है, 40 सेकंड, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी फार्मर की। पहले तो आपको ये निकालना है कि फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। 40 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है। तो 40 सेकेंड में उसने दूरी तय की, फार्मर ने 40 सेकेंड में 40 मीटर, ठीक है। आपको टाइम दिया है 2 मिनट 6, इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 2 मिनट मीन्स सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना प्लस कितने सेकंड हो रहे हैं, 20, तो कितना हो गया, ये हो गया 120 और 20 140 सेकंड, ठीक है। अगर फार्मर 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है तो 140 सेकंड में वो कितना चलेगा, 140 सेकंड में वो चलेगा 140 मीटर, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो हमारा उसका फील्ड था, तो आप इसको निकालो, 140, ये टोटल कितना, एक चक्कर कितना हुआ, यहाँ से लेकर घूमकर यहाँ से यहाँ तक, ये है 40, तो 40 और कर दिया, दूसरा चक्कर और लगा लिया, कितना हो गया 80, फिर एक और लगा लिया 120, और 120 में 20 और जोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है ये, और फाइनल पॉइंट क्या है ये। कितने समय के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद वो फार्मर चलना शुरू हुआ था यहाँ से और पहुँच कहाँ गया, यहाँ पर। तो आप देखो इसको कैसे निकालोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हो, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। ये हमारी साइड है 10, ये साइड भी है हमारी 10, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो हमारी, इसको हम ए मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए है हमारी, ए इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 100 और 100 200, यह आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। आप इसको पेपर पर करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का है। अगर आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो आप इसको इजीली, मैथमेटिकल क्वेश्चन है सिंपल ये, तो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सी बातें ठीक हैं। पहला कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्या ये सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकती है, अभी हमने देखा। और सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। डिस्टेंस तो मैक्सिमम होती है, दूरी चली गई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो, अच्छे से इसकी रीडिंग करो, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर करने हैं, नोटबुक पर सोल्व करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।